आमतौर पर जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली छवि क्या आती है? अपने घर का मेन दरवाज़ा, है ना? हम रात को दरवाज़ा अंदर से बंद करते हैं, ताला लगाते हैं और एक गहरी सांस लेकर सोचते हैं कि चलो अब हम सेफ हैं, बाहर का कोई भी खतरा अब अंदर नहीं आ सकता। बिल्कुल। घर को ना एक मनोवैज्ञानिक ढाल की तरह देखा जाता है। एक ऐसा कोना जहां इंसान अपने सबसे नाजुक और असली रूप में रह सकता है, दुनिया की नजरों से एकदम दूर। हाँ, लेकिन तब क्या हो जब वो दरवाज़ा किसी खतरे को बाहर रोकने के बजाय किसी बहुत भयानक खतरे को हमारे साथ ही अंदर बंद कर दे। आज का हमारा ये जो गहन विश्लेषण है, ये इसी बेचैन करने वाले सच पर आधारित है। और इस विषय को समझने के लिए हमारे पास आज कुछ बहुत ही ठोस स्रोत हैं। सही कहा। जैसे इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन लॉ एंड मैनेजमेंट की एक बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च, टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हैं और Z5 पर 2026 में आई एक नई डॉक्यू सीरीज जिसका नाम है हनीमून से हत्या, उसका हम विश्लेषण करेंगे। और साथ ही 2012 के दिल्ली बस केस पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला भी शामिल है। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इस चर्चा का वो ये समझना है कि आखिर उन बंद दरवाजों के पीछे या जो बिल्कुल आम से दिखने वाले रिश्ते होते हैं, उनमें ऐसी क्या बुराई पनपती है जो आगे चलकर बेहद खौफनाक अपराधों का रूप ले लेती है। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे मॉडर्न फोरेंसिक साइंस और कानून इन अपराधियों को सजा दिलाते हैं। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज की चर्चा उन घटनाओं पर है जो पूरे समाज को झकझोर देती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जिन्हें हम अपना मानते हैं, क्या हम उन्हें सच में जानते हैं? में नहीं होते, बल्कि घर की चार दीवारी के भीतर होते हैं और उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जिन पर विक्टिम ने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, जिसे हम विश्वासघात कहते हैं। और इसी विश्वासघात का एक बेहद सच में दिल दहलाने वाला ताजा मामला मीरठ का ब्लू ड्रम केस है। ये 2025 की घटना है जहां सौरभ राजपूत, जो कि एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे, उनकी बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। और ये हत्या किसी अनजान दुश्मन ने नहीं की थी। उनकी अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर इसको अंजाम दिया। वही ना। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो सिर्फ हत्या नहीं है। हत्या के बाद शव को यानी बॉडी को जिस तरीके से ठिकाने लगाया गया वो इन क्रिमिनल्स के बिल्कुल ठंडे दिमाग को दर्शाता है। सही कहा। रिसर्च जर्नल के अनुसार हत्या के बाद उन्होंने सौरभ के शव के टुकड़े किए और उन्हें एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में डालकर ऊपर से पूरा सीमेंट भर दिया। फॉरेंसिक और लीगल भाषा में इस एकदम नई और खौफनाक प्रवृत्ति को कंटेनराइजेशन ऑफ कॉर्प्स कहते हैं। एक सेकंड, कंटेनराइजेशन मतलब? कंटेनराइजेशन का मतलब तो वो सामान को डिब्बों में पैक करना होता है ना, जिसे शिप्स पर भेजते हैं। शवों के मामले में इसका क्या मतलब बन रहा है? ये कोई आम तरीका तो नहीं लगता। नहीं, ये बिल्कुल भी आम नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी टेक्निक है। देखिए, जब अपराधी शव को ट्रंक, फ्रीजर या ड्रम में बंद करते हैं तो इसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला, शव को सड़ने की बदबू से बचाना ताकि पड़ोसियों या पुलिस को कोई शक ना हो। अच्छा, हाँ। और दूसरा कारण है उसको आसानी से किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। अब उन्होंने सीमेंट का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सीमेंट शुरुआत में गर्मी पैदा करता है और फिर पूरी तरह से एक सख्त सील बन जाता है। ओ, तो उससे बदबू बाहर नहीं आती। एग्जैक्टली। बदबू और लिक्विड बाहर नहीं आ पाते। तो ये ना कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। ये एक क्रिमिनल माइंड की बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटेड प्लानिंग थी। बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और इस केस के पीछे जो मोटिव यानी मंशा बताई जा रही है ना, वो तो बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। मुस्कान के बॉलीवुड एक्टर बनने के बहुत बड़े बड़े सपने थे। हाँ, और पैसों को लेकर उनके बीच भारी विवाद चल रहा था। बिल्कुल, हत्या से ठीक पहले उसने लगभग 6 लाख रुपए का ट्रांसफर किया और एक नया आईफोन भी खरीदा। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात जो मुझे लगी वो ये थी कि मुस्कान ने साहिल को इस हत्या के लिए राजी कैसे किया। ये हिस्सा सच में चौंकाने वाला है ना? उसने साहिल की मरी हुई माँ के नाम से एक फेक स्नैपचैट अकाउंट बनाया। मतलब जरा सोचिए, एक इंसान जो अपनी माँ को खो चुका है, उसकी भावनाओं से खेलने के लिए कोई उसकी मरी हुई माँ बनकर मैसेज कर रहा है और उसको किसी की हत्या करने के लिए उकसा रहा है। ये पूरी तरह से एक
मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का उदाहरण है। और इसका असर साहिल पर कितना गहरा हुआ, ये जब पुलिस ने जांच की तो सामने आया। उसके कमरे से ड्रैगन के बहुत अजीबोगरीब स्केचेस मिले। और बात सिर्फ वहां तक नहीं रुकी थी ना? नहीं, हत्या के बाद साहिल ने सौरभ के कटे हुए सर और हाथों को तांत्रिक क्रियाओं और काले जादू के लिए अपने कमरे में ले जाकर रखा। ये दिखाता है कि लालच और अंधविश्वास जब मिलते हैं तो एक इंसान को किस कदर मानसिक विकृति की तरफ धकेल देते हैं। जब मैंने कोर्ट के बाहर सौरभ की माँ, जो रेणु देवी हैं, उनका बयान पढ़ा ना, तो मुझे अंदर से एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। उन्होंने रोते हुए कहा था वो 50,000 रुपए देता था हर महीने, फिर भी मार दिया। उन्होंने आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की। एक माँ के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना असंभव है। मुझे ना ये पूरी स्थिति एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह लगती है जिसमें कोई सेफ्टी वाल्व ही नहीं है। मतलब अंदर लालच, एम्बिशन और धोखे का दबाव बस बढ़ता जा रहा है और फिर वो एक अचानक भयानक विस्फोट के रूप में बाहर आता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आर्थिक लालच और एम्बिशन किसी इंसान को इतना अंधा कर सकते हैं कि वो एक जेते जागते व्यक्ति को सिर्फ अपने रास्ते का एक पत्थर समझने लगे? अगर हम इसको ना एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें मनोविज्ञान के पन्नों को पलटना होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं दीपाली भत्रा और मोनिका शर्मा, उन्होंने इस व्यवहार को बहुत अच्छे से समझाया है। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? वो पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की और एक पावर कंट्रोल व्हील के सिद्धांत का जिक्र करती हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जब रिश्ते में कोई एक व्यक्ति, जो कि अक्सर पुरुष होता है, ये महसूस करता है कि उसका कंट्रोल छिन रहा है या महिलाएं अपने अधिकार मांगती हैं, तो वो हिंसा पर उतर आता है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। आप पितृसत्ता और पुरुषों के दबदबे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेरठ वाला केस था, इसमें तो पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की है, और वो भी पावर और पैसों के लिए। तो क्या ये थ्योरी यहाँ पर आकर फेल नहीं हो जाती? ये बहुत ही सटीक पॉइंट उठाया आपने। देखिए, पितृसत्ता समाज में हिंसा की एक बहुत बड़ी वजह जरूर है, लेकिन इस पावर कंट्रोल व्हील का जो बेसिक आधार है वो है कंट्रोल की चाहत, मतलब डोमिनेंसी। एग्जैक्टली। जब कोई भी इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, रिश्ते में दूसरे पर पूरी तरह हावी होना चाहता है और सामने वाले की आज़ादी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब ये चक्कर घूमने लगता है। मेरठ केस में मुस्कान को अपने सपनों और पैसों पर पूरा कंट्रोल चाहिए था। और इसमें अगर दूसरी चीजें मिल जाएं तो? हाँ, जब इसमें इनफिडेलिटी यानी धोखा, दहेज की मांग या फिर शराब और ड्रग्स जैसी चीजें जुड़ जाती हैं, तो ये आग में घी का काम करती हैं। रिश्ते की बुनियाद पूरी तरह से खोखली हो जाती है। तो इसका मतलब ये बात सिर्फ मेल या फीमेल की नहीं है, बल्कि एक इंसान की उस मानसिकता की है जहां वो खुद को और अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर समझने लगता है। बिल्कुल सही। जो लोग ऐसी ठंडे दिमाग से हत्याएं करते हैं ना, उन्हें साइकोलॉजी में एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे अपराधियों में ना सहानुभूति यानी एम्पैथी की पूरी तरह कमी होती है। उन्हें किसी के दर्द का एहसास नहीं होता। और क्या उन्हें गिल्ट नहीं होता बाद में? नहीं, उनके अंदर अपराध बोध या गिल्ट नाम की कोई चीज नहीं बचती। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि वो लोग सामने वाले को एक इंसान मानते ही नहीं है। उनके लिए विक्टिम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या रास्ते की रुकावट बन जाता है। हाँ, मतलब जैसे बस एक रुकावट हटानी हो। लेकिन कोई भी इंसान अचानक से ऐसा तो नहीं बन जाता ना? क्या वो अपने दिमाग में अपने इस भयानक काम को सही ठहराने के लिए कोई झूठी कहानी बना लेते हैं? यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। वो खुद को ये समझा लेते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो इसलिए क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया। वो अपनी हिंसा को जस्टिफाई कर लेते हैं। जैसे आपको श्रद्धा वॉल्कर केस याद होगा। हाँ, बिल्कुल याद है। उसने तो इंटरनेट पर। हाँ, आफ्ताब पूनावाला ने कई दिनों तक प्लानिंग की थी। इंटरनेट पर सर्च किया, बॉडी को काटने के तरीके ढूंढे। ये कोई गुस्से में किया गया क्राइम नहीं था। ये बताता है कि जब किसी की अपनी जरूरतें और शिकायतें उसके नैतिक दायरे को तोड़ देती हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये तो हुई क्रिमिनल्स के दिमाग की बात। लेकिन हमारा जो रिसर्च सोर्स है वो हमारे लीगल सिस्टम पर भी एक पॉइंट उठाता है। रिपोर्ट के मुताबिक फैमिली कोर्ट्स में होने वाली देरी भी लोगों में ऐसी घुटन पैदा कर रही है। हाँ, नंबर्स बहुत बड़े हैं इसमें। लगभग 51 मिलियन केसेस पेंडिंग है। अगर कोई म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से भी डिवोर्स लेना चाहे तो उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, और अगर तलाक कंटेस्टेड है तो 4 से 5 साल तो कहीं नहीं गए।
ये सच में एक लंबा वक्त है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, जरा सोचिए, क्या कोर्ट के चक्कर लगाना या लीगल सिस्टम का धीमा होना किसी को इतनी कोल्ड ब्लडेड हत्या करने का जस्टिफिकेशन दे सकता है, या ये सिर्फ एक बहाना भर है? देखिए, मनोविज्ञान और कानून दोनों ये मानते हैं कि लीगल देरी लोगों को परेशान करती है, उन्हें घुटन महसूस करवाती है, लेकिन ये ऐसी ब्रूटल हत्या का जस्टिफिकेशन कभी नहीं हो सकती। वही तो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बहाना है जो पहले से ही अंदर से पत्थर हो चुके हैं। देश में लाखों लोगों के डिवोर्स चल रहे हैं, पर हर कोई तो कातिल नहीं बन जाता ना। ये सिर्फ उस इंसान के अंदर के अंधेरे को बाहर आने का एक मौका दे देता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये जो साइकोलॉजिकल अंधेरा है, ये सिर्फ उन बंद दरवाजों के पीछे तक सीमित नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि हम आम लोग अपने खाली वक्त में इसी अंधेरे को एंटरटेनमेंट के तौर पे कंज्यूम करते हैं। ट्रू क्राइम जॉनर की पॉपुलैरिटी इसका सबूत है। हाँ, और इसी से हम अपने अगले सोर्स की तरफ बढ़ते हैं। 2026 में Z5 पर एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज आई है जिसका नाम है हनीमून से हत्या। ये सीरीज डायरेक्टली दाम्पत्य जीवन यानी शादीशुदा जिंदगी में होने वाली ऐसी हत्याओं पर ही फोकस करती है। बिल्कुल। इसमें ना 5 बड़े केसेस शामिल किए गए हैं, जिसमें ये मेरठ का ब्लू ड्रम केस है, मेघालय हनीमून मर्डर, मुंबई टाइल केस, दिल्ली इलेक्ट्रिक शॉक केस और वो जो भिवानी इन्फ्लुएंसर केस था वो भी है। रिव्यूज क्या आए हैं सीरीज के? अगर क्रिटिक्स की बात करें, जैसे OTT प्ले, टाइम्स ऑफ इंडिया और आज तक की, तो उनके रिव्यूज काफी मिक्स्ड हैं। उनका कहना है कि सीरीज विजुअल रियलिज्म और रॉ इमोशंस को दिखाने में तो पूरी तरह सफल रही है। मतलब पुलिस ने कैसे पकड़ा, क्या हुआ, पर किसी चीज की कमी रह गई। हाँ, वो कहते हैं कि इन अपराधों के पीछे जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होनी चाहिए थी, जो गहराई होनी चाहिए थी, उसको सीरीज समझा नहीं पाई। कोई नए खुलासे करने में वो चूक गई। और यहाँ मैं सुनने वालों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर हम लोग ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज इतने शौक से क्यों देखते हैं? ये भी अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक सवाल है ना? क्या ये सीरीज सच में हमें रिश्तों के रेड फ्लैग्स पहचानने में मदद करती हैं, या फिर हम बस किसी और की दर्दनाक ट्रेजेडी को अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ट्रू क्राइम देखने के पीछे ना लोगों को लगता है कि वो उन अपराधियों के दिमाग को समझ रहे हैं ताकि आगे चलकर अपने आप को बचा सकें। लेकिन क्रिटिक्स का पॉइंट बिल्कुल सही है। जब तक ऐसी सीरीज क्राइम के पीछे की साइकोलॉजी की परतें नहीं खोलती, वो बस एक तमाशा बनकर रह जाती हैं। बिल्कुल। और ये तमाशा नहीं बनना चाहिए। इन केसेस में इंसाफ होना चाहिए। और जब अपराधी इतने शातिर हो जाते हैं ना कि शव के टुकड़े करके ड्रम में डाल दें या दीवार की टाइल्स के पीछे छुपा दें, जिसे कंटेनराइजेशन कहते हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन और कानून उन्हें पकड़ते कैसे हैं? ये प्रोसेस सच में फैसिनेटिंग है। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें 2012 के दिल्ली बस गैंग रेप केस पर, जो 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था, उसको थोड़ा क्लोज से देखना होगा। ये जजमेंट फोरेंसिक्स और लॉ का मास्टर क्लास है। सही कहा। अगर हम उस जजमेंट और रिसर्च आर्टिकल को देखें तो दोनों इस बात पे जोर देते हैं कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ कैटेगरी में आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब जहां अपराध इतना बड़ा हो? हाँ, कानून में यह सिद्धांत है कि जब अपराध की क्रूरता पूरे समाज की आत्मा को यानी हमारी कलेक्टिव कॉन्शियंस को झकझोर दे, तब ऐसी सख्त सजा मिलती है, जैसे हमने पहले तंदूर केस या नीरज ग्रोवर केस में देखा था। लेकिन कोर्ट तो जज्बातों पर नहीं चलता ना, कोर्ट को सबूत चाहिए होते हैं। बिल्कुल। यहाँ मुझे आकर ये लगता है कि ये जो पूरा फोरेंसिक प्रोसेस है, ये किसी 1000 पीसेस के जिग्सॉ पजल की तरह है। मतलब एक ऐसा पजल जिसके टुकड़े कातिल ने जानबूझकर इधर-उधर फेंक दिए हैं, छुपा दिए हैं। लेकिन एडवांस्ड फोरेंसिक साइंस ना एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम करती है। वो उन छोटे-छोटे टुकड़ों को, जैसे एक दांत का निशान हो गया या कपड़े का एक रेशा हो गया, उन्हें खींचकर एक पूरी तस्वीर बना देती है। ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। और इस दिल्ली केस में इस फोरेंसिक चुंबक ने कैसे काम किया, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात आती है सीसीटीवी फुटेज की। हाँ, सीसीटीवी ने क्या रोल प्ले किया? पुलिस ने सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल और होटल दिल्ली 37 के अनटैम्पर्ड यानी बिल्कुल ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज को निकाला। उस फुटेज में उन्होंने एक सफेद बस की पहचान की। लेकिन एक सेकंड, दिल्ली जैसे शहर में तो हजारों सफेद बसें चलती हैं। एक रात के फुटेज से उस एक स्पेसिफिक बस को कैसे पहचान लिया? यही तो फोरेंसिक ऑब्जर्वेशन का कमाल है। उन्होंने नोटिस किया कि उस सफेद बस के ऊपर यादव लिखा हुआ था, और सबसे बड़ी बात, उस बस के सामने वाले पहिए का व्हील कैप गायब था।
ओह वाओ, मतलब एक इतनी छोटी सी डिटेल ने उन्हें पकड़वा दिया। एग्जैक्टली उस एक व्हील कैप ने उन्हें उस बस तक पहुंचाया। फिर इसके बाद बारी आई डीएनए प्रोफाइलिंग की। अब ये टीवी शोज में तो दिखाते हैं कि हेयर मिला और 5 सेकंड में डीएनए मैच हो गया। रियलिटी में डीएनए कैसे ढूंढा गया? मैं इस जजमेंट में पढ़ रही थी कि बस के अंदर मिली घास और पत्तियों से डीएनए मैच किया गया। मतलब सूखी घास और पत्तियों पर किसी इंसान का डीएनए कैसे हो सकता है? देखिए, असली जिंदगी की फोरेंसिक्स टीवी शो से बहुत अलग और कॉम्प्लेक्स होती है। जब बस के अंदर वारदात हुई तो वहां नीचे जो घास फूस और पत्तियां पड़ी थीं, उन पर अपराधियों और विक्टिम्स का ब्लड और पसीना गिरा था। अच्छा। जब सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी सीएफएसएल ने बस के अंदर वैक्यूमिंग की तो वो पत्तियां इकट्ठी की गईं। अब भले ही खून सूख गया हो, उस खून के अंदर सेल्स होते हैं और उनसे डीएनए निकाला जा सकता है। फिर विक्टिम और एक चश्मदीद गवाह, जिन्हें कोर्ट में PW1 कहा गया, उनका डीएनए पकड़े गए अपराधियों के खून से सने कपड़ों और उन पत्तियों से बिल्कुल मैच हो गया। बाप रे, मतलब साइंस आपसे आपके अपराध का हर कनेक्शन निकाल सकती है। और इस फैसले में फोरेंसिक डेंटिस्ट्री की एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक का भी जिक्र था, ओडोंटोलॉजी, जिसे बाइट मार्क एनालिसिस कहते हैं। ये कैसे काम करता है? ओडोंटोलॉजी सच में एक पाथ ब्रेकिंग मेथड है। देखिए, हर इंसान के दांतों की बनावट और बाइट मार्क उसके फिंगरप्रिंट्स की तरह ही यूनिक होते हैं। अच्छा। हाँ, इस केस में डॉक्टर आशित बी आचार्य ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने साबित किया कि विक्टिम के शरीर पर जो बाइट मार्क्स यानी दांतों के निशान मिले थे, उसके बाद उन्होंने अपराधी राम सिंह और अक्षय के दांतों का एक 3D प्लास्टर मॉडल बनाया। वेट, प्लास्टर मॉडल? हाँ, और उस 3D मॉडल से उन्होंने मैच किया और प्रूव किया कि वो निशान उन्हीं दोनों के थे। उस अलाइनमेंट को झुटलाया नहीं जा सकता। ये सच में हैरान करने वाला है। और इसके अलावा शायद बस से कुछ चांस फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे? हाँ, सीएफएसएल द्वारा बस से उठाए गए फिंगरप्रिंट अपराधी विनय शर्मा से मैच हुए थे। तो फोरेंसिक्स ने तो अपना काम पूरा कर दिया। डेटा और मशीन्स झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब बात इंसानी गवाहों की आती है, तब कानून में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, है ना? क्योंकि बचाव पक्ष यानी डिफेंस किसी भी टेक्निकलिटी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, डिफेंस लॉयर्स का काम ही यहीं से शुरू होता है। इस केस में उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए एलिबाई पेश की कि वो तो वहां थे ही नहीं। हाँ। और सबसे बड़ा हमला उन्होंने किया जो इंजर्ड गवाह थे, PW1, उनकी क्रेडिबिलिटी पर। उन्होंने दलील दी कि देखिए, जो पहली FIR थी उसमें शुरू में अपराधियों के नाम या उस आयरन रॉड का तो जिक्र था ही नहीं। तो उन्होंने कोशिश की इसको एक बनावटी कहानी साबित करने की। लेकिन ये तो अजीब बात है ना, अगर कोई इंसान इतने भयानक ट्रॉमा और शॉक से गुजर रहा हो, जिसके सामने इतना बेरहमी से खून खराबा हुआ हो, वो इंसान तुरंत एक मशीन की तरह FIR में हर छोटी से छोटी डिटेल कैसे बता सकता है? सही पॉइंट पकड़ा आपने। अगर हम इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जैक्टली यही बताया। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि FIR इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया, यानी FIR कोई ज्ञानकोश नहीं है जिसमें शुरुआत में ही हर डिटेल हो। बिल्कुल सही बात है। कानून समझता है कि ट्रॉमा में गया एक गवाह रोबोट नहीं होता। इसीलिए एक इंजर्ड विटनेस, यानी जिसे खुद चोटें आई हों, उसकी गवाही का कानून में एक विशेष स्थान, एक स्पेशल स्टेटस होता है, क्योंकि उसका वहां होना उसके चोटों से साबित होता है। और इसमें एक चीज और थी ना, डाइंग डेक्लेरेशंस यानी मृत्युकालिक कथन, उस पर भी तो सवाल उठाए गए थे। हाँ, डिफेंस ने कहा कि विक्टिम ने एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशंस दिए और उनमें कुछ छोटे मोटे अंतर यानी इनकंसिस्टेंसीज थीं। लेकिन एससी ने क्लियर किया कि ट्रॉमा और दवाइयों की वजह से ऐसे छोटे अंतर उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म नहीं करते। हाँ, इंसानी तो है आखिर। और यहां तक कि मैजिस्ट्रेट द्वारा अगर इशारों से, जैसे नॉड्स एंड जेस्चर से, या लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया जो मृत्युकालिक कथन होता है, वो कानून की नजर में एकदम पुख्ता सबूत है। सही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक जज का काम सिर्फ किसी निर्दोष को बचाना नहीं है। अगर टेक्निकलिटीज पर दोषी को छोड़ दिया गया तो सोसाइटी सफर्स बाय रॉन्ग एक्विटल्स, समाज को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को थोड़ा संक्षेप में देखें, तो हमने शुरुआत की उन बंद दरवाजों के पीछे रिश्तों में पनपने वाले मनोविज्ञान से। फिर हमने देखा कि कैसे मीडिया और हम सब उस क्राइम को कंज्यूम करते हैं। हाँ, और आखिर में हमने देखा कि डीएनए, ओडोंटोलॉजी और सीसीटीवी जैसी आधुनिक साइंस कानून के साथ मिलकर कैसे इन भयानक अपराधों के टुकड़े जोड़ती हैं और इंसाफ दिलाती है। बिल्कुल।
लेकिन इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत गहरा सवाल है जिसे मैं सुनने वालों के दिमाग में छोड़ना चाहती हूँ। कैसा सवाल? देखिए, आज हमारे पास क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डीएनए एनालिसिस है, सीसीटीवी है और ऐसी कमाल की बाइट मार्क फोरेंसिक्स है। लेकिन ये सब काम कब आते हैं? अपराध होने के बाद। बिल्कुल, क्राइम तो हो चुका होता है। वही ना, जिस समाज में एम्पैथी या सहानुभूति मर रही हो और जहां रिश्ते प्यार के बजाय बस पावर एंड कंट्रोल के खेल में बदल रहे हों, वहां ऐसी घटनाएं उन बंद दरवाजों के पीछे तो पनपती ही रहेंगी ना। तो असली सवाल ये है, क्या सच में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस हमारी इस समस्या का असली इलाज है, या हम सिर्फ एक ऐसी सामाजिक बीमारी पर बस बैंडेड लगा रहे हैं जिसका असली इलाज शायद इंसानी दिमाग और दिल की गहराई में कहीं और छुपा है? ये सोचने वाली बात जरूर है। इस पर जरूर चिंतन कीजिएगा। और इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। जल्द मिलते हैं।